आज हम लोग एईसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा जिसमें समास को पढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अम्बरीश त्रिपाठी है। मैं शासकीय वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग से आपके समक्ष समास और उसके प्रकारों पर चर्चा करूंगा। तो आइए हम पढ़ते हैं समास। समास जिसको जिसका मूल तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, यानी विस्तृत शब्द, दो शब्द या अधिक शब्द संक्षिप्त होकर एक शब्द में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम समास कहते हैं। समास के 5 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसको याद करने के लिए एक सूत्र है जो मैं अंत में बताऊंगा। यह सूत्र आपको न केवल इस पाठ्यक्रम में अपितु बाद की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पीएससी, यूपीएससी या व्यापम की तमाम परीक्षित परीक्षा की में यह सूत्र आपके काम आएगा, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं यह कौन सा समास है। तो आइए हम समास के इन पांचों भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। समास में जो दो पद होते हैं, हम समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे ही पद कहा जाता है। तो जैसे शब्द और पद में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम समझते हैं। जाना, ये जो क्रिया है ये एक शब्द है जाना, लेकिन जाना को जब हम वह जाता है के रूप में, जाता के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह पद कहलाता है, यानी वाक्य के अंतर्गत कोई शब्द पद कहा जाता है। तो हम देखें कि गंगा जल अर्थात गंगा का जल, तो ये 3 शब्द थे, तीनों मिलके संक्षिप्त होके बना दिए गंगा जल। अब इसमें देखेंगे गंगा और जल, 2 पद बचते हैं। तो पहला पद पूर्व पद कहा जाता है। गंगा जल में गंगा क्या कहलाएगा? पूर्व पद। और दूसरा पद वो उत्तर, उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है और उत्तर का अर्थ दिशा भी है, लेकिन उत्तर का एक और अर्थ है जो जिसका अर्थ होता है बाद। जैसे आप स्नातक के बाद पढ़ाई करते हैं, स्नातकोत्तर, स्नातक के बाद की पढ़ाई। या आप रामचरितमानस में जैसे जानते होंगे कि सबसे अंत वाला जो कांड है उसको उत्तर कांड कहते हैं, यानी सबसे बाद का कांड। तो जैसे हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, या नील और कमल, नील कमल। तो ये नील यानी पहला पद पूर्व पद और बाद का पद उत्तर पद कहा जाता है। समझ गए? अब आगे देखिए, जब दोनों मिलके बनते हैं तो इनको हम सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो इनको सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ये वो पद होते हैं जो समास के नियमों से निर्मित होते हैं। इनमें क्या होता है कि विभक्तियां लुप्त हो जाती है। विभक्ति चिन्ह जैसे हाथ के लिए, विभक्ति चिन्ह हम पढ़ चुके हैं पहले, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, अलगाव के अर्थ में। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है, ने, का, के लिए, के, ये लुप्त हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि यह इस समास का विग्रह कीजिए। हम ध्यान देंगे संधि में विच्छेद होता है। संधि को दो भाग में जब हम अलग अलग लिखते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। और जब समास को दोनों भाग अलग करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को, तो इसे हम समास विग्रह कहते हैं। यानी सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना विग्रह कहलाता है। और विग्रह के पश्चात ये सामासिक पद आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जो इसके भेदों का अध्ययन करेंगे, इसमें हम द्वंद्व समास से पहले समास के रूप में पढ़ेंगे। इस
इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको परीक्षा के लिए बहुत आसानी होगी और जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उस फॉर्मूला को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। द्वंद्व समास में और छिपा, एक कविता के रूप में इसको आप देख सकते हैं। द्वंद्व समास में और छिपा, द्विग में गणना पद आता है। द्वंद्व समास में और छिपा, द्विग में गणना पद आता है। बीच में कारक चिन्ह छिपा, तत्पुरुष समास कहलाता है। बीच में कारक चिन्ह छिपा, तत्पुरुष समास कहलाता है। अव्ययी में पहला पद अव्यय है। अव्ययी में पहला पद अव्यय है। बहुव्रीहि में अन्य ही भाता है। बहुव्रीहि में अन्य ही भाता है। पहला पद जिसमें विशेषण है, कर्मधारय नाम बतलाता है। पहला पद जिसमें विशेषण है, कर्मधारय नाम बतलाता है। तो इस कविता की पंक्तियों को अगर आप याद रखेंगे तो इससे बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। हम ध्यान रखें, हमने क्या अभी सुना? द्वंद्व समास में और छिपा, यानी द्वंद्व समास के बीच में और शब्द का लोप हो जाता है, लोप होता है। और तब लोप होता है, और शब्द कैसे बनता है? जब दो पद रहें और दोनों पद बराबर महत्व के हों। दोनों पद बराबर हो, तब उसमें और से हम जोड़ते हैं। जैसे उसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, यानी दोनों पद प्रधान हो। जहां पर दोनों पद समान महत्व के, जैसे रात दिन। रात ऐसा नहीं है कि रात बड़ी चीज होती है, दिन छोटा होता है, दोनों बराबर हैं। तो रात और दिन, नर और नारी, भाई और बहन, माता और पिता। तो ये जल और वायु, ये जितने शब्द होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अपना पराया, कभी कभी ये विपरीत भी होते हैं। अपना का विलोम पराया। तो अपना और पराया, ये सब किससे जुड़े होते हैं? और से। तो द्वंद्व समास में हमेशा याद रखिएगा कि जिसमें और शब्द लगाने से दोनों पद अलग हों या दोनों में और लगा हो, तो वो द्वंद्व समास होता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। गुण दोष, गुण और दोष। दूसरा समास द्विगु समास, जिसके बारे में मैंने बताया था। द्विगु में गणना पद आता है, जिसमें पहला पद गिनती का पद हो। गणना मतलब गिनती, जिसकी गिनती की जाए, यानी संख्यावाचक, कोई ना कोई संख्या को बताता हो। जैसे नवग्रह, नव, नौ, 9 नंबर। दोपहर, कितने पहर? दोपहर। चौतरफा, चारों तरफ से। चतुर्भुज, चौराहा। ये सारे शब्द, त्रिलोक, पंचतंत्र, त्रिवेणी, संगम 3 नदियों का। पंसेरी, सतसई, 700 दोहे। चौगुनी, त्रिभुज, चतुर्भुज। ये सारे चीजें द्विगु समास के अंतर्गत आती है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, गणना होता है। अब हम देखते हैं अव्ययी में पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय पद का प्रयोग, अव्यय का क्या अर्थ है? अर्थात जिसका व्यय न हो, अव्यय। जिसका व्यय न हो, व्यय न हो मतलब शब्दों में व्यय कैसे नहीं होता है? कि किसी भी लिंग कारक वचन के अनुसार प्रयोग किया जाए, उसके शब्द में, रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे प्रति को हम दिन के साथ लगाएंगे तब भी प्रतिदिन। माह के साथ इस्तेमाल करें प्रति माह। यथा संभव, तो यथा, प्रति, आ, आजन्म, आजन्म, आमरण। जन्म के साथ भी आजन्म हो सकता है, मृत्यु के साथ भी आमरण। ठीक। तो ये पहले जो शब्द है वो अव्यय होता है। अव्यय में एक और पहचान होती है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो वहां अव्यय शब्द का अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, यथासाध्य, रातों रात। घर घर, धड़ाधड़, आमरण, यथाक्रम। तो ये हम समझते हैं कि पहला पद अव्यय है या दो पदों का एक एक पद की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है,
तो वो अव्यय होता है। तत्पुरुष के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस समास में और कारक चिन्ह छुपा रहता है, जिस समास में कारक चिन्ह छुपे रहते हैं, कारक चिन्ह यानी वही कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, तो के लिए का, ये कारक चिन्ह है। अगर ये छुपे रहते हैं तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह जब होता है तो उसमें कारक चिन्ह प्रकट हो जाता है। जैसे राजभक्ति, राजभक्ति, यह याद रखिएगा, यह द्वंद्व समास नहीं है। राज और भक्ति ये दोनों विलोम भी नहीं है और दोनों बराबर भी नहीं है। राजभक्ति मतलब राजा के लिए भक्ति। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो के लिए का, शराहत, शर से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास द्वारा, द्वारा भी आ रहा है। तो ये राजमहल, राजा का महल, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में हम ऐसे समझते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ अर्थ नहीं होता है, इनका अर्थ अन्य होता है। मैंने क्या बताया था, बहुब्रीहि में बहुब्रीहि को अन्य ही भाता है। यानी जब भी बहुब्रीहि समास वही होगा जहां दोनों समान पदों का, दोनों महत्वपूर्ण पदों का अर्थ जो शब्दार्थ है वो न होकर कोई तीसरा अर्थ हो, अन्य अर्थ से ये जुड़ता है, वहां पे ये बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज का है आनंद जिसका, आनंद मतलब मुख, तो जिसका मुख कैसा है, गज के समान यानी हाथी के समान। तो हम सभी जानते हैं कि हाथी के समान मुख वाले किसी देवता का प्रतीक हमारे यहाँ होता है, निर्धारित है। इसलिए गजानन का अर्थ हो जाएगा गणेश। ठीक वैसे ही त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहेंगे तो त्रि से हम ये ना समझें कि ये संख्यावाची है या गणनावाची है। यहाँ पर त्रि का अर्थ है तीन नेत्रों वाला, त्रिनेत्र। तो यहाँ तीन नेत्रों वाला कौन है, अर्थात शिव। ऐसे ही देखेंगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है, नीलकंठ भगवान के नाम से कौन जाना जाता है, शिव। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाले देवता हैं ब्रह्मा। तो बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन जब दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रधानता तीसरे पद की हो जाती है, अन्य पद वहां पर प्रभावी हो जाता है। तो बहुब्रीहि होता है। कर्मधारय के बारे में मैंने बताया था कि पहला पद जिसमें विशेषण है, दो पद है, पूर्व पद या पहला पद दूसरे की विशेषता बताए या दूसरा पहले की विशेषता बताए, यानी विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरणों की महत्ता नहीं है, महत्ता कैसी है, सामान्य चरण चरण है, लेकिन उनके चरण कैसे थे, चरण कमल, कमल के समान। तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान, महत्व कमल पर हो जाता है, चरण कमल। ऐसे ही नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है जो अंबर। हालांकि पीतांबर हम लेते हैं बहुब्रीहि में, क्योंकि पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, वहां पर एक तीसरा पद प्रधान हो जाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, उसके लिए। अब हम देखते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, जिसपे हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि कर्मधारय में जहां पहला पद प्रधान होता है, दूसरे की विशेषता बताता है,
वहीं पर बहुब्रीहि समास में कर्मधारय में पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, अन्य की प्रधानता हो जाती है। तो ये कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर है। जैसे नीलकंठ, कंठ की विशेषता नीला है, हम देख के लग रहा है कि ये तो कर्मधारय है, लेकिन हम जानते हैं कि नीलकंठ किसी तीसरे के बारे में कहा जाता है, वो ज्यादा प्रभावी है। द्विगु और बहुब्रीहि समास में भी अंतर होता है। द्विगु जैसे मैंने बताया त्रिनेत्र, त्रि संख्यावाची, गणना, लेकिन यहाँ पर त्रिनेत्र का अर्थ त्रिनेत्र अर्थात शिव आते हैं, तीन नेत्रों वाले। तो ऐसा विग्रह करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे जब ऑप्शन में द्विगु भी दिया हो और बहुब्रीहि भी दिया हो, बहुविकल्पी प्रश्न में, तो हमारे सामने समस्या है कि हम किसको सही माने, तो हम बहुब्रीहि को सही मानेंगे, द्विगु को सही नहीं मानेंगे। कर्मधारय और द्विगु दोनों में से कोई सा हो, लेकिन अगर वो बहुब्रीहि की श्रेणी में आता है, यानी किसी तीसरे के बारे में उसका अर्थ रूढ़ है, तो हम तीसरे को ही महत्ता देंगे। ये बात समझने की है। अब हम देखते हैं कि संधि और समास में अंतर। एक प्रश्न ये भी पूछता है, संधि और समास में क्या अंतर होता है? सभी बच्चे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। संधि दो शब्दों का मेल होता है। दो दो माफ कीजिएगा, संधि दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण मतलब अक्षर जो मात्रा युक्त हो। तो दो वर्णों के मेल, उसमें मात्राएं भी हो सकती हैं। जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि बनता है। लेकिन समास में दो पद आपस में मिलते हैं। और संधि में क्या होता है कि उच्चारण के नियमों का बहुत विशेष महत्व होता है। कहीं पर जब दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो सकता है, या तो पहले में या दोनों में, या कोई तीसरा वर्ण बन जाता है। ठीक है। लेकिन समास लेकिन संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। जैसे पुस्तक, धन, आलय। तो पुस्तक का क और आलय का आ में परिवर्तन हो जाएगा। वो क के साथ चला जाएगा, पुस्तकालय, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ वही रहता है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के स्थान पर पदों का महत्व होता है। इसमें दो या अधिक पद मिलकर एक समस्त पद या सामासिक पद का निर्माण करते हैं। इसमें संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह। और विष को धारण करने वाले, इसमें कभी-कभी दोनों शब्दों का अर्थ बदल के कोई तीसरा शब्द भी हो जाता है। जैसे विषधर यानी विष को धारण करने वाले अर्थात शिव, तो वहां तीसरा अर्थ हो जाता है। तो ये परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने संधि, उसके पांचों भेद, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के बारे में पढ़े। एक बार फिर से मैं सूत्र, फार्मूला, कविता बता देता हूं। द्वंद्व समास में और छिपा, ऐसे पहचान करते हैं जहां और शब्द का लोप हो। द्विगु में गणना पद आता है, जहां गिनती वाले वाची शब्द आए। द्विगु